हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, पॉलिटिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पॉलिटिक्स यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटिक्स से संबंधित दोस्तों 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। लाइक एसएससी, एचएसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ या दोस्तों किसी भी स्टेट का एसआई का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पॉलिटिक्स से संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आगे आपको वीडियो में करवा दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। कितने मंत्रियों से? 3 मंत्रियों से। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि दोस्तों इसका सदस्य कौन सा नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी है A.V. अलेक्जेंडर और सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और फोर्थ है लॉर्ड एमरी। इनमें से बताना है दोस्तों आपको इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी दोस्तों इसका कैबिनेट का सदस्य नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों माउंटबेटन योजना। क्या होगा? माउंटबेटन योजना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। क्या होगा? फैजपुर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि चुनने के लिए दोस्तों कितने व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि चुनना था? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक परिषद, एक मंत्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों किसे संविधान सभा की स्थायी सदस्य चुना गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव दोस्तों किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव दोस्तों किसने रखा था? तो ये रखा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। कब किया था? स्वराज पार्टी ने 1924
1924 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। आपको बताना है दोस्तों, पांडुलेखन समिति का सदस्य जो नहीं था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मोहम्मद सादुल्ला, बी है के मुंशी, सी है के अय्यर और डी है जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है दोस्तों कौन सा सदस्य नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। तो ये दो शब्द कौन से थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऐसा शब्द दोस्तों जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ऑप्शन है दोस्तों, पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है प्रभु स्वसंपन्न और चौथा है दोस्तों लोक कल्याण। कौन सा होगा दोस्तों इसमें? एक ऑप्शन दिया गया है समाजवादी, एक है पंथ निरपेक्ष, एक है प्रभुत्व संपन्न और एक है लोक कल्याण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। कि दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वो कौन से देश से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। भारत की जो समवर्ती सूची है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हमें कहाँ देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एक बार, ऑप्शन नंबर ए, एक बार दोस्तों अभी तक संशोधन हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती। संविधान की प्रस्तावना दोस्तों सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक न्याय है जो उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती। तो ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक न्याय या फिर राजनीतिक न्याय या फिर विचार की स्वतंत्रता या फिर पूजा की समानता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। ये है दोस्तों भारतीय नागरिकों को इनमें उपलब्ध करवाने का वादा नहीं करती। बाकी दोस्तों सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय एवं विचारों की स्वतंत्रता ये दोस्तों भारतीय नागरिकों को उपलब्ध करवाने का जो संविधान की प्रस्तावना जिम्मेदार है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया है दोस्तों? समाजवाद। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान दोस्तों किसका है। तो यह है भारत देश का। किसका है दोस्तों? भारत का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दोस्तों इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है। तो ऑप्शन है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय या संविधान या संसद या धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान। संविधान जो है राजनीतिक व्यवस्था में
सबसे सर्वोच्च स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की दोस्तों समवर्ती सूची की धारणा कौन से देश से ली गई है? ली गई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से। भारतीय संविधान में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों इसका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये है दोस्तों आयरलैंड से। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में दोस्तों मूलभूत जो अधिकार हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार दोस्तों कौन से देश से लिए गए हैं? चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ली गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में दोस्तों पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ऑप्शन दिखाए गए हैं दोस्तों आपको, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में है भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भाग 9 में दोस्तों तीनों पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण जो दोस्तों संविधान के किस भाग में दिया गया है? यह दिया गया दोस्तों भाग 4 क में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ठीक है, क्या है दोस्तों प्रश्न कि संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संविधान में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ अनुसूची में दोस्तों दिया गया है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दल बदल दोस्तों कौन सी संविधान अनुसूची में दिया गया है? ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52। लेकिन पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है दोस्तों ये है अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों पुनः निर्वाचन की योग्यता अगर निर्धारित करनी हो तो ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 57 में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है असम,
मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर, इनमें से एक बताना है दोस्तों आपको। तो संविधान की 6ठी अनुसूची में दोस्तों किस राज्य में लागू नहीं होती, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। मणिपुर में दोस्तों 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेषता बताई गई है, तो ये किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5वीं अनुसूची में। ठीक है। राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण के लिए दोस्तों 5वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, तो ये होगा दोस्तों अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। संविधान के दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है अनुच्छेद 317 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी था, तो ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि KM मुंशी या BR अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को शायद आता भी होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक दोस्तों जो देशी रियासतें थी उनको विलय करने का उत्तरदायी किसे जाता है दोस्तों, कौन उत्तरदायी था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनका एकीकरण के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में विषय संबंध में विधि की शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 1956 में। 1956 में दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगर दोस्तों संविधान में संशोधन करना हो तो ये कहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, ये लिखा गया है अनुच्छेद 368 में। किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, कि भारतीय संविधान दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो ये है दोस्तों एकल नागरिकता। कैसी है, एकल नागरिकता। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए दोस्तों जो शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, चुनाव आयोग है या राष्ट्रपति है या संसद है या संसद और विधानसभाएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद है दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है, तो ये है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। मौलिक अधिकारों के बारे में दोस्तों सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है दोस्तों न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी। कौन है दोस्तों? न्यायपालिका। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपको, अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 19। ये है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, कौन सा होगा? अनुच्छेद 19। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? कि दोस्तों कौन सा अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये होगा दोस्तों मौलिक अधिकार। कौन सा होगा? मौलिक अधिकार। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? कि दोस्तों समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी निषेध, नंबर 4 का ऑप्शन है दोस्तों अधिकार प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अधिकार प्रेक्षा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये है दोस्तों विधिक अधिकार। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो ये कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 17। कौन सा होगा दोस्तों? अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत यानी किस में आता है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो किस में माना था दोस्तों? ये माना था गोलकनाथ का मामला था। ठीक है। इसमें माना था कि उच्चतम न्यायालय दोस्तों निम्नलिखित मामलों में से किस में मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में दोस्तों भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति दोस्तों किसके पास है? तो ये है संसद के पास। किसके पास में है? संसद के पास में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ या ना बताना है दोस्तों। हो सकता है या नहीं हो सकता है या कुछ एक का हो सकता है या इस पे विवाद है। तो नीति निर्देशक तत्वों दोस्तों कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ये दोस्तों कुछ एक का हो सकता है। किसका? कुछ का। ठीक है, सभी का नहीं, कुछ एक का हनन हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। तो ये थे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में करवाए गए हैं, जो कि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे ये क्वेश्चन दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू एट नेक्स्ट वीडियो।